मैं जवानी में ही बेवा हो गई तो मैं मजबूर होकर मर्द बनकर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, रोज मुझसे रास्ते भर बातें करते जाते। जब एक दिन इन्होंने बातों बातों में बताया वो एक लड़की से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा रिश्ता ले जाएं, इतने जवान खूबसूरत और अमीर हैं, कोई भी रिश्ता दे देगा। लेकिन पांव तले जमीन निकल गई जब मालिक ने कहा कि वो लड़की तो मेरा नाम फरवा है, मैं अपने वालदैन की इकलौती औलाद हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का कोई खास शौक नहीं था, इसलिए मैट्रिक के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया। मेरे वालिद का ताल्लुक एक जागीरदार घराने से था, इसलिए मेरे लिए पैसे या जॉब का कोई मसला नहीं था। मेरे वालिद के दो भाई और एक बहन है। शुरू से ही हमारे खानदान में जायदाद की खातिर झगड़े रहे। अब बस सारा सारा दिन अदालतों में धक्के खाते थे और मेरे चाचा और ताया मिलकर हमारे हिस्से पर काबिज थे। फिर इन्हीं दिनों मेरे ताया अचानक से हम पर मेहरबान हो गए। इन्हें मुझ में एक ऐसी लड़की नजर आई जो इनके खानदान की बहू बन सकती है। मेरी माँ कहती कि सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। मुझे भी हमेशा से अपना वो कजन बुरा लगता था जिसकी पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन बीवी उसे छोड़कर चली गई जो किसी गैर बरादरी से थी। इसलिए अब मेरे ताया को लगता था कि अपने खानदान की लड़की होगी तो शायद मार पीट के बाद भी कम अज कम भागेगी नहीं। दूसरी तरफ ताया ने चचा के साथ मिलकर अब्बा को जलील करके रखा था, इसलिए अब्बा ने कहा कि मेरी तो एक ही बेटी है जिसे मैं तुम जैसों के हवाले नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली की शादी थी। वो लोग बहुत अमीर लोग थे और अमीरों की शादियां और तमाम रस्में अमूमन रात को होती हैं। इस रात मुझे मेहंदी से आते देर हो गई थी जब एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरे पास रुकी और किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मुझे बेदर्दी से एक तह खाने में फेंक दिया गया जहां पहले ही कुछ लड़कियां मौजूद थी। ये एक बड़ा कमरा था। मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये कैद खाना था। यहाँ पर बच्चे भी कैद थे जिनको बाकायदा स्मगल किया जाता था। कुछ लड़कियां भी थी जिनसे क्लब में डांस करवाया जाता था, कुछ कोटों पर बेची जाती थी। पुलिस भी इस गैंग के साथ मिली हुई थी। इनमें से एक लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे बहुत गुस्सा आया। वो कब से मुझे घूर रहा था। मैंने डर के एक लड़की का हाथ पकड़ा और इससे कहा दुआ करो हम यहाँ से निकल जाएं। मैं डर और खौफ की वजह से कांप रही थी और इस लड़की की नजरें मुझे डरा रही थी। तब वो लड़की बोली कि इसके अंदाज से तुम्हें पता नहीं चला वो लड़कों की तरह आम लड़का नहीं बल्कि ख्वाजा सिराह है। मैंने हैरानी से इस लड़के को देखा जब किसी और लड़की से बातें कर रहा था और हाथ पे हाथ मारकर हंस रहा था। ये एक किस्म की जेल थी। मेरे वालदैन का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। मैं रो रो कर दुआएं कर रही थी कि अल्लाह हमें यहाँ से निकाल। बहुत सारी लड़कियां जो रो रही थी, कोई मिन्नतें कर रही थी कि हमें यहाँ से जाने दो, और बच्चों के रोने की आवाजें मुझे पागल कर रही थी। मैं एक बच्चे के पास बैठ गई जो बहुत प्यारा सा मासूम सा बच्चा था। मुझे इस पे बहुत तरस आया जो इंतहाई संजीदगी से जमीन को घूर रहा था, जैसे यहाँ से इसे निकलने की जगह मिल जाए। मैंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम इन जालिमों के हाथ यहाँ कैसे आए। वो मजीद रोने लगा। तभी कुछ लोग अंदर आए और वहां मौजूद लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने लगे कि चलो अब तुम लोगों को कहीं और जाना है। वो लोग इस वक्त जिस जेल में थे अब इन सबको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। ये तकरीबन 50 लोग थे और इस गैंग के लोगों के चेहरे निकाब से ढांप रखे थे। इसी लड़के ने जो ख्वाजा सिराह था मेरे नजदीक आकर कहा, लड़की तुम जानती हो ये लोग कितने खतरनाक हैं। इसने सामने देखते हुए कहा, वो शख्स जो नजर आ रहा है वो तो पुलिस को कत्ल और ऐसे ही बड़े बड़े जुर्मों में मतलूब है, लेकिन पुलिस में कुछ काली भेड़ें भी थी जिनकी वजह से वो लोग बच जाते थे। हमें वहां से एक दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ से कुछ लड़कियों और बच्चों को यहाँ पहुंचाना था, पहुंचा दिया गया। इन बच्चों में वो बच्चा भी शामिल था जो मुझसे बहुत देर तक बातें करता रहा था। वो दिन मेरी जिंदगी के बदतरीन दिनों में से थे। 24 घंटों में एक बार हमें थोड़ा कुछ खाने को देते ताकि जिंदा रह सकें। इस अंधेरे कैद खाने में सूरज को देखे बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था कब सुबह होती होगी और कब शाम। तभी मैंने एक बच्चे को जन्म देने वाली औरत को मरते देखा था जिसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और वो वहीं अपने बच्चे को तन्हा छोड़कर मर गई। वहां मौजूद लोगों से ड्रग सप्लाई का काम भी लिया जाने लगा था। अब मुझे इस दिन का डर था जिस दिन ये लोग मुझे भी किसी घिनौने काम में मरवा देते। अक्सर हम जिन चीजों से डरते हैं वही होता है। अब ये लोग वहां मौजूद लोगों को नशे का आदी कर रहे थे ताकि इन्हें लोगों से नशा फरोख्त करवा कर अपना काम निकाल सकें। एक दिन मुझे भी एक और कमरे में ले जाया गया। यहाँ मौजूद एक लड़के ने एक इंजेक्शन मुझे दिया। अब रोज यही होता और कब मैं इस नशे की आदी हो गई मुझे पता नहीं चला। अब किसी को मुझे कहने की जरूरत ना पड़ती, मैं खुद ब खुद नशे की तलब में इस लड़के के पास जाने लगी। वो लड़का मुझसे हल्की फुल्की बातें भी करता रहता, मेरा नाम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और बताते हुए रोती थी कि मैं बदनसीब हूँ जिसके वालिदैन जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों को क्या क्या कुछ कहा होगा और मेरी जुदाई में मेरे माँ बाप इस दुनिया में जीते जी मर गए होंगे। इस लड़के ने जिसका नाम दाइम था, इसने एक दिन मुझसे वादा किया कि मुझे यहाँ से निकालेगा, लेकिन इससे पहले ही किसी ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं वक्त गुजर ही जाता है
और मुझे लगता है जिस पर गुजर रही हो उससे पता होता है वक्त कैसे गुजरा। एक दिन जो हम लोगों की निगरानी पे शख्स खड़ा था वो फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। उससे कुछ देर पहले किसी ने शराब पीते देखा था। हम सब ने इस मौके का फायदा उठाया, वहां से निकलकर भागना शुरू कर दिया। तब तक इस गैंग के बाकी लोगों को पता चल चुका था। इन लोगों ने फायरिंग कर दी। यकीन करें इस दिन पता चला आजादी क्या होती है, जान कितनी प्यारी होती है। सब लोग अंधाधुंध भाग रहे थे, कुछ लोगों को गोलियां लग गई, भगदड़ में जख्मी हो गए। मैं इतने जोर से जमीन पर गिरी थी कि मेरा बाजू टूट गया था। लेकिन इस वक्त इस तकलीफ से ज्यादा यही सोच थी कि यहाँ से भागना है, नहीं तो सारी जिंदगी यही जिंदगी होगी। ये एक सुनसान रास्ता था, सड़क के साथ एक घना जंगल था। मैं इस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाती वहां से निकली। रात काफी हो चुकी थी जब पक्की सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के इस वक्त कोई रुकने का रिस्क नहीं लेने वाला था। मैंने पैदल ही वहां से चलना शुरू किया, लेकिन एक तो 2 दिन से भूख और कुछ नशे की आदत की वजह से सेहत बर्बाद हो चुकी थी। कुछ तो भागने के बाद मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो अस्पताल का वार्ड था और मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस ने होश में आते ही मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैं डरती थी कि मैं जिस मुसीबत से निकली हूँ फिर से इसमें ना फंस जाऊं। वो लोग बहुत खतरनाक थे। मैंने मुकर जाना बेहतर समझा, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने कहा कि इसने मुझे वहां से भागते देखा है। मुझसे घर का पता लिया और कुछ देर में मेरी बदनसीब माँ वहां थी। मैं कितनी देर अपनी जगह से हिल नहीं सकी। पता नहीं कब मेरी माँ ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। तब पता चला कि मेरी माँ इस दिन 6 माह बाद बोली थी। मेरे अगवा के बाद मेरे वालिद को लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटी बदचलन थी, घर से भाग गई। मेरा बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर एक दिन मौत से लड़ते लड़ते थक गए, हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरी माँ बेटी और शोहर के गम में जहनी तौर पर बीमार हो गई। लोगों ने देखा इसने बोलना चलना छोड़ दिया और आज मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो कलेजा फट गया। अस्पताल में आते जाते लोगों ने देखा मेरी माँ चीख चीख कर कहती रही, इसकी तबाही हो जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं माँ के साथ घर आई तो पता चला माशरा घर से भागना तो याद रखता है, क्यों भागी कैसे लौटी कोई याद नहीं रखता। हर शख्स ने अपनी ऐनक लगा रखी है और सब अपनी ही नजर और सोच के मुताबिक दूसरों पर फितवे लगाते हैं। हम बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं, हमें दूसरों के दोजख में जाने की फिक्र रहती है और ये भूल जाते हैं ऐसे में हम अपनी जन्नत भी गवा रहे होते हैं। सारा खानदान घर पर जमा था, जितने मुंह उतनी बातें थी। कोई कहता वो लड़का कहाँ है जिसकी वजह से ये घर से भागी थी, इसका बाप इसकी वजह से अपनी जान से गया। और कोई कहता वो लड़का बुज़दिल है जो इसे इस वक्त अकेला छोड़ गया। और कोई कह रहा था कि अब चली ही गई थी तो वापस क्यों आई। जब कोई सच और झूठ की परवाह किए बगैर सिर्फ इल्जाम ही लगा रहा हो, कुछ सुनने को तैयार ना हो, तो आप यही सोचते हैं कि आपको अपने किरदार की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। इस वक्त मैं भी जानती थी कि एक रात घर से बाहर रहना हमारे माशरे में औरत के लिए सजा बन जाता है। इसका अपना ही खानदान इसे कबूल नहीं करता। मैं तो 6 माह बाद घर आई थी। मुझ पर फितवे लग रहे थे, इल्जाम लग रहे थे। खानदान वालों ने माँ से कहा अगर इस नापाक को अपने घर पर रखा तो खानदान से हर नाता हर राब्ता तोड़ना होगा। और माँ ही तो वाहिद सहारा होती है औलाद की। जब सारा समाना भी धत्कार दे तो माँ ही सीने से लगाती है। मुझे सीने से लगा लिया और हम माँ बेटी ने शरीफों का खानदान छोड़ दिया और यहाँ शहर में आ गए। यहाँ मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। रात की 10 बजे का वक्त था जब हम लोग इसके घर पहुंचे। हमें इस वक्त अचानक देख के पता नहीं क्यों वो घबरा गई। इसने हमें कमरे में बिठाया, हाल अहवाल के बाद खाना खिलाया। तब तक इसके हैरान होने की वजह मुझे समझ आ गई थी। इसका पागल बेटा वहां आ गया और बार बार बच्चों की तरह माँ से जिद करने लगा। मेरी माँ ने कहा तुम चले जाओ, जो कहता है इसकी मान लो, हम लोग इंतजार कर लेते हैं। माँ की सहेली ने बताया कि ये लड़का इसके शोहर की पहली बीवी से है, इसकी औलाद नहीं तो इसने इसे ही अपना बेटा बनाकर पाला। अम्मा की सहेली ने बताया कि इसका बेटा एक बहुत काबिल तालिब इल्म था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक दफा मैच के दौरान किसी खिलाड़ी ने इसके सर पर कोई चीज मारी जिसके बाद वो बेहोश हो गया और पूरा महीना अस्पताल में रहने के बाद भी डॉक्टर नाउमीद थे। और वही हुआ, उसके दिमाग पे चोट लगने की वजह से इसकी यादाश्त का एक हिस्सा चला गया। इसके लिए 25 साल की उम्र में भी इसका बचपन ही है। माँ की सहेली का बेटा जिसका नाम रामिश था बिल्कुल छोटा सा बच्चा लगता था। हम माँ बेटी इनके घर रहने लगे। रामिश सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता। मैं फिर अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवाता। मैं अब इसके साथ बातें करती तो पहले की तरह मुझे ये ना कहता कि मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करता, मेरी माँ ने मना किया है। अब वो मेरी बात भी मानता था और अक्सर अपनी माँ से कहता उसे फरवा के हाथ का खाना खाना है। मैं भी इसका ख्याल रखती थी। अच्छा वक्त गुजर रहा था। इन लोगों का एहसान था, सर छुपाने को छत दी थी, यही बहुत था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। मैं सारा दिन करके काम करती। रामिश के वालिद कुछ साल पहले फोत हो गए थे। घर में सिर्फ वो था और इसकी माँ। कुछ अरसे बाद अम्मा की सहेली ने अजीब ही फरमाइश कर दी कि वो मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहती हैं।
सब जानते थे बज़ाहिर रामिश ठीक था, लेकिन वो एक बच्चों जैसा ज़हन रखने वाला इंसान था, जिसे अपने फ़ायदे नुकसान का कुछ पता नहीं था। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे घर रहने की इतनी बड़ी कीमत तो ना मांगो, लेकिन अम्मा की सहेली ने शर्त रख दी कि या तो मैं इनके बेटे से शादी करूं या फिर हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। लोग कैसे निकाब पहनकर फिरते हैं, इस दिन पता चला था। हम लोग इन्हें क्या समझते थे और वो क्या निकले थे। अम्मा ने कहा कि हम लोग यहाँ से भी चले जाएंगे, तुम इस पागल से शादी नहीं करो। लेकिन पता नहीं क्यों रामिश के लिए मेरे दिल भी नरम हो गया था। वो चाहे बच्चों जैसी जहनियत रखता था, लेकिन मुझे वो अच्छा लगने लगा। मैंने अम्मा से कहा कि मैं भी कुछ इतनी खास तो हूं नहीं जो कोई शहजादा आएगा मेरे लिए, और खानदान से हम निकाले जा चुके हैं। कोई भी शरीफ आदमी जब मेरा माजी जान लेगा तो मुझे कभी इज्जत नहीं देगा, इसलिए यही बेहतर है कि इसी घर की छत तले रही। अम्मा रोती रही कि एक बेटी थी, कैसा नसीब ले आई, बदकिस्मती रही। इस दिन मैं भी देर तक रोती रही। जब मुझे एहसास हुआ कोई कमरे के दरवाजे पे है, दरवाजा खोला तो रामिश था, हाथ में एक गुड़िया थी। मैंने इसे अंदर आने का रास्ता दिया तो कहने लगा, इस वक्त मैं किसी लड़की के कमरे में नहीं जाता, तुम बाहर आ जाओ, मेरी बात सुन लो। इस दिन मैं बहुत हंसी थी, अजीब पागल था। इसने मुझे रुई से बनी छोटी सी गुड़िया दी, जिसके सर पे काले धागे से बहुत सारे बाल बनाए गए थे। कहने लगा, ये तुम हो, देखो इसके बाल भी तुम्हारे जैसे हैं। मैंने गुड़िया ले ली और कमरे में आ गई। मेरी जिंदगी इस रुई की गुड़िया जैसी ही तो हो गई थी। और फिर एक शाम कुछ मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह रामिश से कर दिया गया। मेरी माँ वहां मौजूद नहीं थी, वो ये सब देख नहीं सकती थी। हमारी मजबूरी ने हमें ये फैसला करने पर मजबूर किया। बज़ाहिर रामिश एक लड़का था, जब तक बोलता या बातें ना करता कोई कह नहीं सकता था कि इस नौजवान का दिमाग बच्चों जैसा है। निकाह के बाद रामिश की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अब मुझे वो ऐसे ही संभालना पड़ता जैसे बच्चों को संभालते हैं। मेरी सास अब बहुत खुश थी, जो चाहती थी वो हो गया था। एक दिन एक फकीरनी आई, इसने कहा, मुझे खाना खिलाओ, मैं तुझे दुआ दूंगी, हर मुराद पूरी होगी तेरी। मेरी मुराद भला इसके सिवा क्या होती कि मेरा शोहर ठीक हो जाए। इस फकीर ने खाना खाया और जाते हुए मुझे दुआ दे गई, तेरा शोहर तुझे जिंदगी भर सच्ची मोहब्बत दे। मैं इसकी दुआ पर हैरान थी। मेरे शोहर को तो पता ही नहीं था कि बीवी क्या होती है और मोहब्बत क्या। कहते हैं दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, मैंने भी बदलती देखी। रामिश दिन ब दिन बेहतर हो रहा था। अब इसका इलाज भी दोबारा शुरू करवाया था। इस बार डॉक्टर भी पुरुमीद थे। मेरा सारा दिन भी रामिश की देखभाल और रात अल्लाह से रो रो कर दुआओं में गुजर जाती थी। फिर अल्लाह ने मेरी सुन ली और रामिश पहले से बहुत बेहतर हो गया। लेकिन तब पता नहीं मेरी सास को क्या लगा कि रामिश अगर ठीक हो गया तो कहीं सब कुछ मेरे नाम ना कर दे। वो अब रामिश को मेरे पास बैठने तक ना देती। इन्हीं दिनों मेरी वालदा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे अपनी बदकिस्मती का यकीन होने लगा। मेरी सांसें हर मदद से इनकार कर दिया। मैं सारा महीना सरकारी अस्पताल में माँ का इलाज करवाती रही। वहां से भी आधी दवाई मिलती और आधी कहते बाहर मेडिकल स्टोर से ले लो। मैं वो बदकिस्मत बेटी थी जो अपने वालिदैन के किसी काम ना आ सकी, बल्कि इनकी तबाही का सबब बन गई। मेरा बाप मेरे गम में चल बसा और माँ मौत के मुंह में थी। सर्दियों की रातों में मैं और मेरी माँ सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की इंसानियत देखते रहे। और फिर एक दिन जब मेरी आंख इस लकड़ी के बेंच पर लेटे लेटे लग गई, मेरा जिस्म अकड़ चुका था। जब माँ को आवाज दी तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी माँ मुझे सोता छोड़ के न जाने कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। पता नहीं किसने मदद की, कौन घर छोड़ के गया, कुछ पता नहीं। मोहल्ले के किसी शख्स ने कफन दफन का इंतजाम करवाया। मैं दुनिया में तन्हा रह गई थी। एक एक करके मेरे रिश्ते मुझे छोड़ गए थे। सारा दिन रोते और रात सोचों में गुजर जाती। जब हम सोच रहे होते हैं हम पर कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रही तो किसके लिए जीना। कुछ लोग जिंदगी से मायूस होकर जिंदगी के खत्म होने के दिन गिनते हैं और कुछ लोग कोई वजह ढूंढ लेते हैं। मेरे पास वजह भी नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी सास रामिश से कहकर मुझे बातें सुनवाती। वो पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन अपनी माँ के हाथों खिलौना बन चुका था। जैसा कहती वैसे इसके लिए हर्फ आखिर होता। हम मियाँ बीवी अजीब रिश्ते में जुड़े थे। साथ थे लेकिन साथ रहते एक दूसरे के साथ नहीं थे। एक बीवी को जो तहफ्फुज का एहसास होता है, जो मान और भरोसा होता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने मुझे ही चुना आजमाने के लिए। मैं माँ बनने वाली थी और ये खबर यकीनन किसी ऐसी लड़की के लिए खुशी की होती होगी जिसका दुनिया में कोई खून का रिश्ता बाकी ना बचा हो। इससे ऐसी खबर पे खुश होना चाहिए कि औलाद के आने के बाद एक मजबूत रिश्ता होगा जो सिर्फ इसका होगा। लेकिन मैं खुश कैसे होती? मेरा मकाम एक बीवी की हैसियत में क्या था, इस खानदान में क्या था, जमाना मुझे क्या समझता था? इन बातों के बाद मैं नहीं चाहती थी कोई और फरबा इस दुनिया में आए। मैंने मोहल्ले में एक औरत से बात की जो एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। इसने कहा वो मेरी मदद करेगी। मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहती जो मेरी तरह जिंदगी में मजबूर और बेबसी की जिंदगी गुजारे।
फिर रामिश कैसा बाप होता जो अच्छा शोहर साबित नहीं हो सका था, जिसका सहन अब भी सिर्फ वही कर रहा था जो इसकी माँ कहती थी। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ ना दिया। इस नर्स ने कहा कि इस वक्त अगर कुछ किया तो तुम्हारी जान को खतरा है। मायूसी से घर लौट आई। वो 9 माह मेरे लिए 9 साल जैसे थे। जहनी अजियत और तकलीफ में बहुत कमजोर हो चुकी थी। मेरे आसाब मेरा साथ छोड़ रहे थे। जब एक रात मेरी जिंदगी में दो और मासूम जुड़ गए थे। मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और दूसरी बेटी। बच्चों को देखकर मुझे अजीब सी खुशी थी। मैं जो सोचती थी मुझे औलाद से मोहब्बत नहीं होगी, मुझे जरूरत नहीं किसी रिश्ते की, एक लम्हे में सब कुछ बदला था। मैं इन मासूम फरिश्तों को देखते ही ममता के एहसास ने मुझसे सारे गिले छीन कर शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया कि तुम तो इन्हें मारने वाली थी। मैं रोज अल्लाह से माफी मांगती और अपने बच्चों की जिंदगी की दुआएं करती। रामिश और मेरी सास का रवैया भी अब कुछ बेहतर था। मुझे ना भी पूछते, लेकिन बच्चों से इन्हें लगाव था और मेरे जैसे बदकिस्मत के लिए यही काफी था। बच्चों के छोटे छोटे काम करती, वक्त अच्छा गुजरने लगा और वो दिन मेरी जिंदगी का खूबसूरत दिन था जब मेरे बच्चों ने पहली दफा मुझे माँ कहकर पुकारा। ये बात वो लोग समझेंगे जिसका कोई नहीं होता, लेकिन फिर एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। एक दिन मेरी सास और रामिश गांव किसी फौतगी पर गए हुए थे। वापसी पर तेज रफ्तार में आते ट्रक से इस बस का एक्सीडेंट हो गया और ये वो दिन था मैं जो भूलती जा रही थी। मैं बदकिस्मत हूँ। मुझे कुदरत ने याद दिलाया कि तुम अब भी बदकिस्मत ही रहोगी। मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल तन्हा हो गई। एक बार फिर से मेरी सास और रामिश कैसा भी था, लेकिन ये तो था कि हम अकेले नहीं थे इस घर में। अब सारी रात नींद ना आती, मेरी तबीयत खराब रहने लगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों की फिक्र, बच्चों के पेट की फिक्र। अब बच्चे दूध के लिए रोते रहते, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। जिंदगी फाकों तक आ गई। माँ खुद तो भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैंने मोहल्ले में घरों में पता किया और किसी ना किसी का कोई काम होता तो वो मैं कर देती, जिससे जो मिलता अपने बच्चों का पेट भरने लगी। लेकिन यहाँ भी वही मर्दों का माशरा जिसमें औरत अगर अकेली है मुफ्त का माल समझ लिया जाता है। मुझे अब लोगों की नजरें और नियतें परेशान करने लगी। एक रात बहुत सोचा तो याद आया घर रामिश के नाम ही था। इसी वक्त उठी और कागजात ढूंढे। अगले दिन ही मोहल्ले की एक औरत जो असदानी थी उसे कह के बैंक साथ ले गई। घर को बैंक में गिरवी रखवा कर गाड़ी निकलवा लेने का सोचा, लेकिन एक वसीला बन गया। एक शख्स को ड्राइवर की जरूरत थी। मैंने मर्दाना हुलिया बना लिया और ये नौकरी शुरू कर दी। कुछ मैंने खुद को मजबूत बना लिया अपने बच्चों की खातिर। मैंने गाड़ी चलाना इन्हीं दिनों सीखी थी। जब इस गैंग में 6 माह कैद रही तब वो लोग हमें ट्रेनिंग देते थे ताकि वक्त आने पर भागना हो तो गाड़ी चलानी आती हो। इस तरह बुरे वक्तों का एक अच्छा तजुर्बा मेरे काम आ गया। अब मैं गाड़ी चलाती, कोई ना कोई सवारी मिल जाती, इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा के जो मिलता उसे अच्छी गुजर बसर हो रही थी। बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। जिंदगी कुछ ट्रैक पर आ गई। मेरे साहिब को गाड़ी की जरूरत थी। उसे छोड़ने के बाद मैं बाकी सवारियां भी बिठा सकती थी। वो एक खूबसूरत और नर्म दिल इंसान था और अब रोज ही मेरे साथ सफर करता और मैं बच्चों की छुट्टी के वक्त तक घर भी पहुंच जाती थी। वो शख्स अब मुझसे कुछ बातें भी करने लगा था। जब कोई आपको सुनने वाला हो तो आप अपने गम भी शेयर करने लगते हैं। अब इस सफर में हम दोनों की अच्छी बातचीत होने लगी। सफर भी अच्छा गुजर जाता और मुझे भी एक जाना पहचाना सा शख्स मिल गया था। एक दिन मैंने इससे पूछा कि इसने शादी क्यों नहीं की, तो इसने कहा कि एक लड़की देखी थी, इससे मोहब्बत हो गई थी मुझे। इसके बाद जिंदगी ने ऐसे मोड़ दिखाए, वक्त ना मिला कि इससे ढूंढ सकता। अपने जमीलों में वो लड़की कहीं खो गई। वो किस्मत की मारी थी, पता नहीं किस हाल में होगी। इसने कहा वो अगले दिन इसकी तस्वीर मुझे जरूर दिखाएगा। मुझे अगले दिन का इंतजार था। मुझे इस लड़की की किस्मत पर रश्क आ रहा था जिससे कोई 7 साल से मोहब्बत करता था और इसकी खातिर शादी भी नहीं की थी। और ऐसी मोहब्बत के इस लड़की का कुछ अता पता भी नहीं और इस लड़की को मालूम भी नहीं था कैसी मोहब्बत थी, हर गर्ज से पाक। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं जब इसे लेने गई तो वो इसी जगह खड़ा था। मुझे देखते गाड़ी की तरफ बढ़ा। कुछ दूर जाकर मैंने इससे कहा मुझे दिखाओ कौन लड़की है वो। इसने जेब से तस्वीर निकाली और मुझे दिखाई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो शख्स मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था। ये तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हो गई थी। पता नहीं कैसे इसने वो तस्वीर ली थी। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी थी। इसने कहा ध्यान से चलाओ, लेकिन मैं इसे क्या बताती कि मैं किस ध्यान में हूँ। जो अब बता रहा था कि 7 साल पहले वो एक गैंग का हिस्सा था। इसका पिछला रिकॉर्डर एक मुजरिमाना था। लेकिन फिर एक दिन इसने एक चेहरा देखा जिसे देखकर इसने खुद से वादा किया कि वो इस दलदल से निकलेगा और इस मासूम लड़की को भी निकालेगा। मैं वहां मौजूद लोगों को नशे का आदी बना देता था, लेकिन इस लड़की के साथ मैं ये जुल्म नहीं कर सका। मैं महसूस यही करवाता था कि इसे नशा दे दिया है, लेकिन 1-2 बार के बाद मैं ये जुल्म नहीं कर सका। मेरे हाथ कांपने लगते थे। मुझे पता चल गया था कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है।
मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और इस गैंग की मालूमात पुलिस के ईमानदार ऑफिसर को देकर वादा माफ गवाह बन गया। लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से वो लोग फरार हो चुके थे। एक गैंग का आदमी जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुका था। तब मुझे एहसास हुआ मैं इस लड़की को भी खो चुका था। फिर मुझे याद आया कि एक बार इसने अपने वालिद और घर का पता भी बताया था। मैं पूछता पूछता वहां पहुंचा तो पता चला कि इस लड़की के वालिद इसकी जुदाई में मर गए और वालदा और इस लड़की को खानदान वालों ने निकाल दिया। मुझे पता चला कि जिसके कहने पे हम लोगों ने इस लड़की को अगवा किया था वो इस लड़की का कजन था जो इससे शादी करना चाहता था। मैं मायूस होकर वापस घर लौट आया। मैंने मास्टर्स किया था लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से कुछ बुरी सोहबत मुझे बुरे रास्तों तक ले गई। मैं अब जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। फिर किस्मत ने साथ दिया और मुझे इसी बैंक में जॉब मिल गई। 2 बहनें थी, इनकी शादी कर दी। माँ तो बहुत अरसा हुआ हमें छोड़कर दूसरी शादी कर चुकी थी। हमारे बाप ने सारी उम्र हमारी माँ के ताने दिए थे कि तुम लोग इस माँ की औलाद हो जो अपने ही बच्चों को छोड़ गई किसी और के लिए। मैं सब कुछ हैरानी से सुन रही थी। किस्मत किस मोड़ पर ले आई थी। मैंने कहा दाइम मुझे नहीं पता था, मेरी तकलीफें मुझे तुम तक पहुंचाने के लिए ही आती रही। मैं इसलिए बदकिस्मत रही कि तुमसे किस्मत मिलवा दे। इसने हैरानी से मेरे मुंह से अपना नाम सुना तो हैरान रह गया और बोला कि तुम फरवा हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उस दिन मैं अकेली नहीं रोई थी, मेरे साथ रोने वाला कोई और भी था। एक शख्स मेरे गमों में गमगीन था। मेरी किस्मत बदल चुकी थी। दाइम ने सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे निकाह कर लिया, मेरे बच्चों को बाप बन के पाला। मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दी। दाइम हमारी हर जरूरत का ख्याल रखता। इसकी बहनें मुझसे कभी कभार मिलने आती, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। दाइम से शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा दाइम के करीब थे। रात को सारे दिन की रूटीन अपने बाबा को बताते। दाइम भी इनकी छोटी से छोटी बात भी ऐसे सुनता जैसे दुनिया का कोई और जरूरी काम नहीं। मेरी शिकायतें लगाते। दाइम जब डांटता तो कहते बाबा डांटने का तो नहीं कहा था। अब बच्चों ने हमारी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। मोहब्बत ने मेरी जिंदगी की तलखियों को भुलाने में मेरी मदद दी थी। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि ऐसी मोहब्बत कौन करता है किसी से जैसी मेरा शोहर मुझसे करता है।